नमस्कार बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलीबंगा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा है, जिसमें हमारा देव पाठ चल रहा था। देव के इस पाठ का हमारा यह दूसरा भाग है। इससे पूर्व में हम देव का परिचय और एक भाग में हम इनके दो, एक सवैया और एक कवित्त, हंसी की चोट और सपना पढ़ चुके हैं। और हमारा जो तीसरा और अंतिम जो सवैया है वो है दरबार। प्यारे बच्चों, इस दरबार सवैये का हम वर्णन करूं मैं इसका, उससे पूर्व हम थोड़ी सी इस काल की परिस्थितियों के बारे में जान लें कि जब देव कवि थे उस समय की व्यवस्थाएं कैसी थी, राजनीतिक तौर पर और थोड़ी सी साहित्यिक दृष्टि से भी। और उसके बाद जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे मस्तिष्क में बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाएगा, समझ आ जाएगा हमें। इस दरबार में, सवैये में दरबार की दो पतनशील सामंती व्यवस्था है और विलासी व्यवस्थाएं हैं, विलासी प्रवृत्ति है, उसका वर्णन मिलता है। प्यारे बच्चों, जब जिस काल के देव हैं कवि, वो रीतिकाल है। और जो रीतिकाल है वो शाहजहां, मुगल साम्राज्य में शाहजहां से लेकर के अंग्रेजों के आधिपत्य तक का जो काल है। प्यारे बच्चों, शाहजहां तक का जो काल रहा है वो इस मुगल साम्राज्य का कहते हैं कि हम उन्नत काल है। उस समय यह मुगल साम्राज्य अपनी उन्नति पर था और धीरे धीरे यह अपनी अवनति पर आ गया, इसका ह्रास होता गया, पतन होता गया। और उसका कारण कुछ भी नहीं, एकमात्र औरंगजेब के बाद के जितने भी सम्राट हुए सब के सब विलासी हुए। किसी में भी अपनी सत्ता को संभालने की क्षमता नहीं थी। उसका प्रभाव यह पड़ा कि उस समय जितने भी कवि थे वो सब के सब अपने तत्कालीन समाज का चित्रण न करके जो जिस राजा के आश्रम में वे रहते थे उसी राजा की प्रशंसा में, उस राजा को प्रसन्न करने के लिए उसकी चापलूसी में, उसकी झूठी प्रशंसा, उसको श्रृंगार के क्या है पद, दोहे, छंद सुनाते थे, उनको प्रसन्न करते थे। और राजा जो थे जितने भी रहे हैं, चाहे केंद्रीय सत्ता के रहे हों, चाहे अन्य छोटे छोटे राज्य जितने थे जो केंद्रीय सत्ता के अधीन थे, मुगल साम्राज्य के अधीन थे, वो रहे हों, सब के सब क्या हो गए, निश्चिंत रहे कि केंद्रीय सत्ता के अधीन है तो हमें किसी से युद्ध करना नहीं है। और जो केंद्रीय सत्ता थी, जो औरंगजेब का समय था, वो तो औरंगजेब अपना जो संपूर्ण जीवन है युद्धों में व्यतीत करता रहा। कभी कहीं विद्रोह हो गया, कभी कहीं विद्रोह हो गया। जहाँ विद्रोह नहीं था तो वहाँ उसने, जहाँ शासन नहीं है इसका, वहाँ उसने कब्जा करना चाहा, वहाँ पर युद्ध किया। तो जो केंद्रीय सत्ता के अधीन राजा थे वो क्या थे, विलासी होते गए। उनका जो वीरता का जो भाव होता है, युद्ध करने की जो क्षमताएं थी, उनकी जो सामर्थ्य था, वो धीरे धीरे कहाँ व्यतीत होता गया, वो विलासी प्रवृत्तियों में, श्रृंगारी प्रवृत्तियों में, राग रंग नाच गाने में वो व्यतीत रहने लगे, बस इसी दृश्य में रहते। और कवि लोग भी थे, माने जो कलाकार होते थे, वे सिर्फ और सिर्फ अपनी उस कला का प्रशंसा पाने के लिए क्या करते थे, इस तरह के कौन से श्रृंगार के, विलासी प्रवृत्तियों के दोहों, छंदों की रचनाएं किया करते थे। तो प्यारे बच्चों, इस समय इन कवियों को, कलाकारों को प्रशंसा भी मिली, इनको धन भी बहुत मिला, मान सम्मान मिला। परंतु जो एक राजा में जो क्षमता होनी चाहिए, जो दरबार में एक क्षमता होनी चाहिए, वो धीरे धीरे क्या होगी, पतन की ओर हुई। और उसी का कारण रहा कि धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये तो थी राजनीति की बात। हम साहित्य की बात करें, इस समय इनको सम्मान बहुत मिला, परंतु जो लेखन की स्वतंत्रता होनी चाहिए थी वो नहीं थी। और हमें यह पता है, देव कवि के परिचय में इस समय बताया भी था कि देव जी क्या है, थोड़े अक्खड़ स्वभाव के थे और ये किसी एक राजा के दरबार में नहीं टिके। और विभिन्न राजाओं के दरबारों को जब उन्होंने देखा तो उनके मन में जो एक जनता के प्रति जो एक राजा का, एक सभा का भाव होना चाहिए था, जब वो नहीं देखते हैं, जब अपनी सामंती व्यवस्था को, राजसी व्यवस्था को पतन की ओर देखते हैं, निष्क्रिय प्रशासन की ओर देखते हैं, निष्क्रिय शासन देखते हैं, तब वो अपनी पीड़ा को इस सवैये के माध्यम से व्यक्त करते हैं।
प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो ये है, राजसभा और राजा हैं, दरबारी हैं, सभी मूक हैं, सब के सब नाच रंग में, विलासी प्रवृत्तियों में, श्रृंगारिक प्रवृत्तियों में, वेश्यागमन में क्या है, लिप्त रहते हैं। उन्हें आम जनता से मतलब नहीं, और आम जनता उस समय युद्धों से परेशान है। आम जनता को नादिर शाह का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण झेलना पड़ा, फिर अंग्रेजों ने लूटना प्रारंभ कर दिया। तो जो एक शासन का कार्य होना चाहिए था, एक राजा का जो कार्य होना चाहिए था, वो उस समय नहीं था। क्यों? वो निश्चित रह गए। अंग्रेजों ने लूटपाट करके अपनी सत्ता स्थापित कर ली और बाद में राजा लोग बिलखते हैं और वे मजबूर हो जाते हैं। किस कारण? कि अब उनमें सामर्थ्य नहीं रही। क्यों? क्योंकि उस समय छोटे छोटे राज्य बढ़ते गए और कोई किसी की सहायता करने वाला था नहीं। इस प्रकार हम इसको जो समझना है वो इसी भाव में समझना है कि जो राजा और राजसभा दरबार का जो कार्य होना चाहिए था, जनता के बीच में जाना, जनता के कार्य करना, वो कार्य न होकर के ये सिर्फ दरबारों में सीमित रह गए, अपने राग रंग, नाच गाने में, वेश्यागमन में, और कुछ भी नहीं रहा। झूठी वाहवाही, प्रशंसाएं, और जो इनको अच्छा लगता, जो चापलूसी अच्छी लगती, उसी को वो अपने पास रखते थे, बाकी को वो वहाँ से भगा देते थे। इस प्रकार का वर्णन हमें देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बहरी रंग रीज को माचो। साहिब मैंने राजा, क्या है? अंध, अंधा। अंध मैंने अंधा है। क्यों अंधा है? क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उसका क्या कार्य है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, और उस योग्यता के अनुसार वो कार्य कर रहा है। क्योंकि राजशाही परंपरा है, राजवंश चलते हैं, परिवारवाद चलता है, अयोग्य पुत्र को भी क्या किया है, राज्य पद दे दिया जाता है। पर साहिब भी अंधा है, राजा भी अंधा है, मुसाहिब मूक। मुसाहिब मैंने जो दरबारी हैं, कौन? मंत्री। क्या है? मूक हैं, मन मौन। क्यों? अगर वे बोलते हैं, अगर वे अपना मुख खोलते हैं तो राजा के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। सभा बहिरी, और जो सभा बैठी हैं, सामंती लोग बैठे हैं, वो सब के सब क्या हैं? बहरे हैं, जिनको कुछ भी सुनाई दिखाई नहीं देता। आगे कहते हैं रंग रीज को माचो। अब यहाँ रंग रीज का मतलब रंग, राग रंग से है, वही नाच रंग, नाच गाना देखना सभाओं में, दरबारों में यही चलता था। उस रीछ का माच मचा हुआ है। अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं, नाच रंग दिखाई देता है। इस नाच रंग को देख करके राजा तो अंधा है, दरबारी मंत्री भी मौन हो गए हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, सभा भी बहरी हो गई है, उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो तो इस राग रंग में लिपटे हुए हैं, उसमें लिप्त हैं और उसी में अपने आप को लिप्त रहना चाहते हैं। आगे कहते हैं भूल्यो तहाँ भटक्यो घट ओ घट बूढ़ी बेको काहू कर्म ने बाँचो। अब भूल्यो तहाँ भटक्यो घट, यहाँ तक का देखें कि भूला भटका, यहाँ पर कोई आ भी जाए। अब यहाँ घट का मतलब शरीर है। कवि देव यहाँ कहते हैं कि अगर कोई भूला भटका कलाकार, कोई श्रेष्ठ कवि या कोई नट जो अपनी कला का प्रदर्शन दिखाता है, आ भी जाता है, तो उसकी कदर नहीं है। क्या नहीं है? उसको जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं है। ओ घट बूढ़ी पे, ओ घट मैंने जो कठिन मार्ग, कौन सा? बुरा मार्ग वाले की बात की है। दुर्गम मार्ग में बूढ़ी पे डूबे जा रहे हैं। कौन? ये दरबारी, राजा भी, दरबारी भी, सभा भी, सब के सब। को काहू कर्म ने बाँच, और कोई किसी के कर्म को, मैंने वो क्या कार्य कर रही हैं उसको जानते नहीं है, बाँचते नहीं है, देखते नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी को अब सिर्फ और सिर्फ राग रंग में ही, विलासी वृत्तियों में रहना ही श्रेष्ठ लगता है। आगे कहते हैं भेष ने सूझू। राजा को अपने भेष की सूझ नहीं है। उसका वेश कैसा होना चाहिए? उसका वेश मैंने उसकी वेशभूषा ही नहीं, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। वह जनता के मध्य जाए, जनता की बातें सुने, तो उसको भेष न सूझो। ये राजा के लिए कहा कि उसको भेष, उसे अब सूझता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो सिर्फ और सिर्फ विलास में विरुद्ध है। अब कहते हैं कयो समझो ने। अब ये इन दरबारी मंत्रियों के लिए कहा गया, क्या? कयो समझो ने। इन्होंने ना तो कुछ कहा, ना कुछ समझने का प्रयास किया। बतायो सुनियो ने, और सभा ने भी कुछ नहीं बताया। ये जो सभा थी इसने भी कुछ नहीं बताया।
इसने भी कुछ नहीं बोला। कहते हैं न सुना कहाँ रुचि राच्यो, अब कहाँ रुचि रचे, कहाँ कला की कदर होगी, यहाँ तो कुछ है नहीं। राजा को अपने वेश की सूझ नहीं है, दरबारी मंत्री कुछ कहते समझते नहीं हैं, सभा जो है ना बताती है ना किसी की सुनती है। अब तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, रुचि राज्यो, बस अपनी रुचि की ही रचना चल रही है, अपने रुचि के अनुसार विलासी प्रवृत्तियों का भोग चल रहा है, विलासी नाच रंग में सब लिपटे हुए हैं। अब देव कहते हैं, देव तहाँ निब्रे नट की, निब्रे मैंने जो बिगड़ा हुआ नट है, मैंने जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, और ऐसा कलाकार क्या करे, बिगड़ी मत जो जिसकी बुद्धि बिगड़ जाए, सगरी मैंने सारी निसी मैंने रात को नाचो, क्या नृत्य करता है। कि यहाँ पर तो ऐसा है जैसे कोई बिगड़ा हुआ नट आकर के सारी रात नृत्य करता है, वैसी ये सभा है। यहाँ पर ना किसी की सूझ है, ना कोई कहता है, ना कोई समझता है, ना कोई बताता है, ना यहाँ कोई सुनने वाला है। यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, उस बिगड़े नट की तरह सारी रात अपनी कला का प्रदर्शन करते रहो। अर्थात कवि देव कहते हैं कि यहाँ पर श्रेष्ठ कविताएं कितनी गाते रहो, इनको किसी प्रकार की कोई फर्क नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रभाव इन पर नहीं पड़ता। इनको तो एक ही एक चीज चाहिए, वो है रंग रीझ, वो इसी में रीझे हुए हैं, इसी में डूबे हुए हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों, यह जो सवैया है, दरबारी जो व्यवस्थाएं हैं उनके प्रति पतनशील वृत्तियों की ओर दिखाती हैं, निष्क्रिय शासन की ओर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कवि इसीलिए देव क्या है, इन दरबारों को क्या करते, बदल के गिरते गए, और कोई श्रेष्ठ आश्चर्यता इनको मिला नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कला को, चाहे कला हो चाहे साहित्य हो, उससे जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए। जबकि यहाँ पर एक ही मान सम्मान है, जो व्यक्ति अपने मान सम्मान को ताक रख के उस राजा की चापलूसी करे, उस दरबार की चापलूसी करे, उनके ही बातों को सुने, उन्हें इधर उधर की बातें, कौन सी ये राग रंग रीझ वाली बातें बताता रहे, श्रृंगार का वर्णन करता रहे, तत्कालीन समाज साहित्य जनता को छोड़ करके वे लगे रहें, ऐसे ही वहाँ पसंद है। इसीलिए देव कहता है यहाँ पर क्या है, सब अंधे हैं, सब मौन हैं, सब बहरे हैं और राग रंग में लिप्त हैं। इस प्रकार ये हमारा जो तीसरा पाठ था ये पूर्ण होता है। अगले कक्षा में अगले नए पाठ के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।